ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और आज फिर मैंने ज़हमत दी है हमारे वसीम अल्ताफ़ भाई साहब को, क्योंकि पाकिस्तान में बड़ा कुछ हो रहा है आजकल, तो उनका तबसरा लेना चाहिए। स्पेशली जो इस वक़्त इसराइल-ईरान की जो जंग है और उसके बीच में पाकिस्तान का रोल, क्योंकि अभी हमारे फ़ील्ड मार्शल चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ़ जनाब जनाब मोहतरम आसिम मुनीर साहब वो डोनाल्ड ट्रंप से भी मिलने गए थे। 1 डेढ़ घंटे की उनकी लंच में मीटिंग भी हुई उनके साथ और बड़ी अजीब-ओ-गरीब किस्म की अफ़वाहें भी उठ रही हैं। कहा जा रहा है कि 2 एयर बेसेस माँगी गई हैं पाकिस्तान से, कई लोग कह रहे हैं दे दी हैं। मेरा ख़्याल से शायद पाकिस्तान की हुकूमत ने इसको रिजेक्ट कर दिया शायद, लेकिन अंदर की बात क्या है, ज़ाहिर बात है वो बाद में पता चलती है। लेकिन हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है, उनके दिल अपने मुस्लिम भाइयों के साथ ईरान में और चाहे वो गज़ा में उनके साथ धड़कते हैं, लेकिन हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट होती है, उनकी अपनी ही राह होती है। तो उसी सिलसिले में अभी मैं देख रहा था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो ऑफ़िशियल हैंडल है, उन्होंने ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि हम प्रेज़िडेंट डोनाल्ड ट्रम्प साहब को 2026 के नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट करते हैं। तो ये भी एक काम है हुआ साथ। तो व वसीम भाई, आप ये जो पूरी जो सूरत-ए-हाल है, पहले ये बताइएगा कि ये जो हमारे फ़ील्ड मार्शल साहब का जो दौरा हुआ वाशिंगटन में, डोनाल्ड ट्रंप उनसे मिल भी गए, तो हमारे जो पीटीआई के जो भाई हैं, जो अ, उ उनकी बड़ी उम्मीदें थी कि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब आएँगे, तो शायद वो इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ करेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान की वो जो तस्वीरें बड़ी वायरल हुई थी, हमारे हैंडसम प्राइम मिनिस्टर भी थे और जो मेलानिया थी वो भी हमारे हैंडसम प्राइम मिनिस्टर को बड़ा देख रही थी, तो बड़ी उम्मीदें थी। लेकिन हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो एक हाथ आगे होती है। उन्होंने पहले वो आईसिस के का जो एक दहशतगर्द था उसको हवाले कर दिया एज़ अ गुडविल जेस्चर, अब नोबेल प्राइज़ के लिए भी नॉमिनेट कर दिया है। तो हमारे खान साहब के हालात बेहतर होते नज़र आ रहे हैं या नहीं हो रहे? बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे जी। हाय, हाय! खान साहब जो हैं, वो अडयाला जेल में हैं और एक लंबा अरसा रहेंगे वो वहाँ पे। जब ओहो! तक के मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है, मौजूदा हुकूमत है, उस वक़्त तक उनका बाहर आने का कोई इम्कान नहीं है। अनटिल एंड और ट्रम्प साहब की तरफ से कोई प्रेशर आने की उम्मीद नहीं? फ़िलहाल बिल्कुल नहीं है जी, कतई नहीं है। आपको पता है कि जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है अमेरिका में, वो बड़ी एक्टिव है इस हवाले से। वो कांग्रेसमैन से जाके वो मिले, उन्होंने बड़ी कोशिश की उन्होंने। सुना था कोई करारदाद भी पास होने वाली है। जी, जी, जी। लेकिन बात ये है कि उनकी जितनी भी कोशिशें थीं, वो कोई कारगर साबित हुई नहीं। यानी अमेरिका से बाकायदा तौर पे पीटीआई के कुछ लोग आए यहाँ पे, यानी जो डॉक्टर थे उनमें, और वो यहाँ पे आके कुछ बड़ी अहम शख्सियात से मिले भी इसी हवाले से। लेकिन उनको भी कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। तो कोशिशें तो बहुत की हैं, यानी जो पाकिस्तान में यानी जो अमेरिका में ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी हैं, जो पीटीआई के हामी हैं, उन्होंने पूरा ज़ोर लगाया कि किसी तरीके से खान साहब को रिहा करवा लिया जाए, अमरीकी हुकूमत को प्रेशराइज़ किया जाए किसी तरीके से, यानी कांग्रेसमैन को मिला जाए, लॉबिंग की जाए उनकी रिहाई के लिए, लेकिन कुछ रिज़ल्ट नहीं निकला उसका। तो बात ये है कि जो मौजूदा हमारे यहाँ हुकूमत है, वो भी नहीं चाहेगी कि इमरान खान बाहर आए, क्योंकि फिर उनकी अपनी सर्वाइवल का मसला है। तो इस वक़्त तो सर्वाइवल की जंग है ना जी। इसमें कोई शक नहीं है कि पीटीआई इस वक़्त सबसे मकबूल तरीन पार्टी है पाकिस्तान में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मसला ये है कि इस वक़्त हुकूमत जिनके पास है, वो बहुत ताकतवर लोग हैं। वो कभी भी इमरान खान को अनकंडीशनली रिहा करके अपने लिए एक बहुत बड़ा अज़ाब क्रिएट नहीं करेंगे, वो उनको अंदर रखेंगे। तो वो अंदर हैं अभी, और उनके बाहर आने का कोई इम्कान भी नज़र नहीं आ रहा। जी, हारिस। तो अब आते हैं ट्रम्प साहब की तरफ, तो उनका तो ख़ैर किसी को पता नहीं चलता, सुबह उठते हैं, उनका फ़ैसला बदला होता है, रात को जाते हैं,
जो कान के कच्चे होते हैं, जो उनके कान में आखिरी बार डाल देता है। जैसे आपको पता होगा अभी ईरान को उन्होंने धमकी दी कि तेहरान खाली कर दो। उन्हें और खामिनाई को भी धमकियाँ दी कि हमें पता है तुम कहाँ छुपे हुए हो, तुम्हें मारना बड़ा आसान है। तो लोगों ने तेहरान छोड़ना शुरू कर दिया। अगले दिन उठे वो मागा का एक सेगमेंट है, उन्होंने बड़ा शोर मचाया कि आपने तो नो जंग की पॉलिसी का वादा किया था हमसे, आप जंग में हमें धकेल रहे हो। तो उन्होंने अब कह दिया 2 हफ्ते के बाद मैं फैसला करूँगा। उन्होंने यूक्रेन के बारे में भी यही कहा था और उसको तकरीबन कोई 8 हफ्ते हो गए हैं। तो तो ट्रम्प साहब का तो पता नहीं चलता, लेकिन अब जो अफ़वाहें उठ रही हैं इन इन द वेक ऑफ जो हमारे फील्ड मार्शल साहब का जो विज़िट है, क्या पाकिस्तान फिर से कहीं फ्रंट लाइन स्टेट बनने के चक्कर में तो नहीं है? डॉलर भी आएँ, फ्रंट लाइन स्टेट भी बन जाएँ और उसके बदले में हम आपको तंग नहीं करेंगे कि जो पाकिस्तान में जमहूरियत का गला घोंटा जा रहा है। क्या ये इस इन अफ़वाहों में कुछ सदाकत हो सकती है? हो सकती है। देखिए, एक दो चीज़ें मैं ज़रा थोड़ी क्लैरिफ़ाई कर दूँ कि उन्होंने यूक्रेन की जंग जो है वो उन्होंने कहा था मैं 24 घंटे के अंदर बंद करवा दूँगा। और दूसरा ये जो 2 हफ़्ते का उन्होंने टाइम दिया ये मैक्सिमम टाइम है। यानी ये भी हो सकता है कि चंद घंटों के बाद वो अ, ईरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू करवा दें। उन्होंने कहा जी मैक्सिमम 2 हफ्ते होंगे, 2 हफ्तों के अंदर-अंदर ही सारा कुछ होगा। अच्छा, अब ये जो फ्रंट लाइन स्टेट वाली बात है, देखिए बात ये है कि रिजीम चेंज भी हो जाती है ईरान में। आप उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको न्यूट्रलाइज़ भी कर देते हैं। इवन देन अ, अगर ये समझा जाए कि ईरान में स्टेबिलिटी आ जाएगी, सूरत-ए-हाल नॉर्मल हो जाएगी, हालात बिल्कुल सही सिमत में चल पड़ेंगे, ऐसा नहीं होगा। ईरान के अंदर बहुत से फैक्शंस हैं, जो उनके मुल्ला हैं, उनका भी एक हल्का असर है। बहुत से लोग उनको सपोर्ट भी करते हैं। वहाँ पे कुर्द्स भी हैं, वहाँ पे अ, अभी भी मुजाहिदीन खल्क मौजूद हैं वहाँ पे। बलूचिस्तान में उनके एक शोरश चल रही है, अगर हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करें। अ, यहाँ हमारी साइड पे जैश उल अदल है। तो मेरा ख़्याल है कि अगर आप उनकी रिजीम चेंज कर देते हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म कर देते हैं, तो इवन देन ऐसा नहीं होगा कि फ़ौरी तौर पे स्टेबिलिटी आ जाए। जो शाह ऑफ ईरान थे, उनका जो बेटा है, उसको भी सामने लाया जा रहा प्रॉप है अप कि ये आएगा और आके ये टेक ओवर कर लेगा और हर चीज़ बिल्कुल नॉर्मलाइज़ हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। ये प्लान है बहरहाल, ये उम्मीद है ये उनकी। हाँ, एक तरह से, लेकिन मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान के लिए जो सूरत-ए-हाल है, अगर फ़र्ज़ कर लें ईरान डिस्टेबलाइज़ होता है, जो कि हो जाएगा, तो उसके बाद सिचुएशन इतनी कंफर्टेबल नहीं होगी पाकिस्तान के लिए। अ, अब देख लें ना, जो तालिबान गवर्नमेंट आई, शुरू में तो ये यही कहते रहे कि जी ये एक हमारी एक ऐसी गवर्नमेंट है जो फ़ेवरेबल है टुवर्ड्स पाकिस्तान। लेकिन वहाँ पे भी अब देखें कि हमारा बॉर्डर जो है पूरा अफ़गानिस्तान के साथ, वो डिस्टेबलाइज़ हो चुका है इस वक़्त। वो लोग आते हैं यहाँ पे, वहाँ से दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। तो काफ़ी हमारे लिए इश्यूज़ बने हुए हैं इस वक़्त। ईरान के साथ सूरत-ए-हाल बहुत बेहतर रही है, लेकिन अगर वहाँ पे ये रेजीम चेंज होती है और एक सेंट्रलाइज़्ड कंट्रोल ख़त्म होता है, तो फिर मेरा ख़्याल है कि वहाँ पे ईरान में सिचुएशन ख़ासी क्रिटिकल होगी और उसके असरात अक्रॉस द बॉर्डर भी होंगे पाकिस्तान पे। जी, हारिस। एक आर्गुमेंट ये दिया जाता है कि जो न्यूक्लियर जो यूरेनियम एनरिचमेंट की जा रही है, आई नो कि इसके ऊपर बहुत सारे एक तो डिनायल भी है और बहुत सारा ये भी कहा जा रहा है कि इसराइल की तरफ से झूठ बोला जा रहा है। लेकिन 60% से ज़्यादा यूरेनियम एनरिच किया जा रहा है, जिसके बदले में जो वेस्ट के जो जो प्रो इसराइल लोग हैं या वो जो लॉबी है, वो ये कह रही है कि ये रिस्क ले लेना
کہ regime change کے بعد کیا ہوتا ہے is less dangerous for them than letting this regime carry on. جس کی وجہ سے ایک جو یہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ اگر ہم ان کی جو فوڈور جو نیوکلیر تنصیب ہے جہاں پہ پہاڑ کے اندر اس کو اگر ہم صرف ٹارگٹ کرتے ہیں اس کو اڑاتے ہیں تو یہاں سے ہم پیچھے ہٹ جائیں گے لیکن وہاں پہ خوف یہ ہے کہ اس کے بدلے میں ایران کیونکہ یہ جو کیپیبلٹی ہے یہ صرف یو ایس کے پاس ہے تو اس کے بدلے میں کہیں ایران یو ایس بیسز کے اوپر جو مڈل ایسٹ میں بیسز ہیں ان کے اوپر حملہ کرے گا تو جنگ پھیل سکتی ہے تو کیا ان کے حساب سے ان کے پوائنٹ آف ویو سے کیا یہ رسک لینا زیادہ بہتر نہیں بجائے اس کے کہ ایک ایسا ایران ہو جو نیوکلیر بم بنا سکتا ہے اور جب وہ خود کہتے ہیں اپنے منہ سے کہ ہم نے اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا تو اسرائیل کیسے اس بات کی اجازت دے سکتا ہے کہ ایران جیسے ملک کے پاس ایٹم بم آئے یہ میں اگزامپل اس طرح دیتا ہوں کہ اب جو طالبان کہتے ہیں کہ اٹک تک پاکستان کے پی کے جو ہے وہ افغانستان کا تو کیا پاکستان اس بات کی اجازت دے گا کہ طالبانوں کے ہاتھ ایٹم بم آ جائے کیونکہ وہ ڈائریکٹ پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ ہوگا؟ دیکھیے ایٹم بم جیسا مہلک ہتھیار جو ہے وہ کسی بھی ایکسٹریمسٹ کے ہاتھ لگ جائے وہ بہت بڑا ایک خطرہ ہوتا ہے. ایران کی جو لیڈرشپ ہے وہ کئی مرتبہ اسرائیل کو مکمل طور پہ تباہ و برباد کرنے کی دھمکی دے چکی ہے. ان کے جو ایران کی ایون سپریم لیڈر جو تھے علی خمینی انہوں نے بھی اسرائیل کو تباہ و برباد کرنے کی دھمکیاں دیں کہ اس کو ختم کر دیں گے اور ایون امریکہ کو بھی دیں. ڈیتھ ٹو اسرائیل ڈیتھ ٹو امریکہ. اسرائیل چھوٹا شیطان ہے امریکہ بڑا شیطان ہے. شیطان بزرگ امریکہ کے لیے شیطان بزرگ کا لفظ ہے اور مرگ بر امریکہ یہ تو نعرے زبان زد عام رہے نا ایران میں. اچھا اب بات یہ ہے کہ وہ انریچمنٹ تو نیوکلیر اس کی یورینیم انریچمنٹ تو کر رہے ہیں وہ اور جو انٹیلیجنس رپورٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ 60% تک اچیو کر چکے ہیں. 80% سے اوپر جو ہے وہ پھر ویپن گریڈ یورینیم ہوتا ہے جس کو کہ آپ اور وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کیپیبلٹی ہے whether they have decided that or not وہ ایک الگ چیز ہے لیکن ان کے پاس کیپیبلٹی ہے. ہاں لیکن اگر کیپیبلٹی نہیں بھی ہے تو کچھ عرصے میں کیپیبلٹی حاصل کر لیں گے وہ. اچھا اب چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو پورٹرے ایسے کیا ہمیشہ سے کہ جیسے آپ اسرائیل کو بھی تباہ کر دیں گے. آپ امریکی جو وہاں پہ مختلف ایسٹس ہیں آپ ان کے لیے بھی بہرحال ایک تھریٹ تو ہیں وہاں پہ. ایون جو گلف سٹیٹس ہیں انہوں نے بھی کبھی اپنے آپ کو محفوظ تصور نہیں کیا ایران کے حوالے سے. جو ایرانی جو نظریات ہیں ایران کے لوگوں کے اور ان کا ایک خاص مسلک ہے جو مختلف ہے اس سے جو کہ باقی گلف سٹیٹس میں ہے. تو تھریٹ تو ایران کی ہمیشہ سے رہی ہے امریکہ کے لیے اسرائیل کے لیے گلف سٹیٹس کے لیے. تو اسی نوٹ پہ وسیم بھائی اسی نوٹ پہ مجھے ایک کلپ ایم بی ایس کا یاد آ رہا ہے میں آپ کو پلے کر دیتا ہوں. جی جو آپ نے بات کی کہ گلف سٹیٹس کے حوالے سے تو جو مسلم امہ کا جو کانسیپٹ ہے یہ جو سارے اچھلتے رہتے ہیں یہودی دشمنی میں اکٹھے ہو جاتے ہیں لیکن یہ کتنی بڑی دراڑ موجود ہے سنی اسلام ورسز شیعہ اسلام میں. ذرا ایم بی ایس کیا کہہ رہے ہیں 60 منٹس کے انٹرویو میں ایران کے بارے میں سنیے ذرا. Iran is not a rival to Saudi Arabia. Its army is not among the top 5 armies in the Muslim world. The Saudi economy is larger than the Iranian economy. Iran is far from being equal to Saudi Arabia. But I've seen that you called the Ayatollah Khamenei the new Hitler of the Middle East. Absolutely. Why? Because he wants to expand. He wants to create his own project in the Middle East, very much like Hitler, who wanted to expand at the time. Many countries around the world and in Europe did not realize how dangerous Hitler was until what happened happened. I don't want to see the same events happening in the Middle East. Does Saudi Arabia need nuclear weapons to counter Iran? Saudi Arabia does not want to acquire any nuclear bomb.
But without a doubt, if Iran developed a nuclear bomb, we will follow suit as soon as possible. तो ये एलिमेंट हमारे पाकिस्तान के लोग बड़े आराम से भूल जाते हैं कि एक और नई न्यूक्लियर रेस शुरू हो जाएगी, और इस दफा यहूदियों या हिंदुओं के खिलाफ नहीं, आपस में मुसलमानों के दो ग्रोहों में। तो इसको कोई एंटरटेन नहीं करता कि इसराइल के पास अगर एटम बम है तो उसके पास क्यों है, तो ईरान के पास क्यों नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्योंकि देखिए ना, अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन इस ये देख लेना, जैसे इंडिया ने किया तो पाकिस्तान ने कर लिया फौरन, और ईरान करता है तो सऊदी अरेबिया करेगा, सऊदी अरेबिया करेगा तो कतर भी कल को कतर भी फिर जा सकता है उस तरफ। कतर भी जा सकता है, सीरिया भी जा सकता है, यमन हूथी कहेंगे जी हमारे पास भी होना चाहिए एक। वो तो चले उनके पास कैपेबिलिटी ना हो, लेकिन कतर तो एक्वायर कर सकता ना, क्योंकि कतर की तो सऊदी अरब से भी लगती है। हाँ, हाँ, मतलब वो देखिए ना, वो तो फिर एक रेस शुरू हो जाएगी उसके बाद। तो मिडल ईस्ट में इस तरह की जो रेस है, जहाँ पे कि इतनी स्ट्रॉन्ग राइवलरीज चल रही हैं ऑलरेडी मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान, और पूरा खिता जो है वो अभी भी अनस्टेबल है। इराक स्टेबल नहीं है, ना सीरिया है, और यानी सऊदी अरेबिया के अंदर भी हमें यानी बज़ाहिर तो बड़ी स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, लेकिन प्रॉब्लम्स हर जगह पे हैं पूरे मिडल ईस्ट में। डिक्टेटरशिप्स ऐसी होती है कि जो थोड़ा सा भी डिक्टेटरशिप को अगर कोई धचका लगता है तो बड़े आराम से वहां पे इंस्टेबिलिटी आ जाती है। जी, तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा ज़रूरी है कि अ, वो ममालिक या वो खित्ते जहाँ पे इंस्टेबिलिटी है, जहाँ पे कि ऐसी गवर्नमेंट्स मौजूद हैं जो कि बड़े एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़ रखती हैं, वहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स की एक्विजिशन ना हो, क्योंकि वो फिर उस पूरे खित्ते के लिए एक तो एक खतरा बनेगा, और दूसरा ये कि फिर एक वो आर्म्स रेस शुरू हो जाएगी, फिर दूसरे भी बनाना शुरू करेंगे, और फिर इस तरीके से। और जो कमांड एंड कंट्रोल है वो कोई इतना अच्छा नहीं है, यानी इन रियासतों में। अमेरिका और रूस के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, लेकिन बहुत एक सोफिस्टिकेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी था वहाँ पे। तो अब यहाँ पे तो आपको पता है कि डिक्टेटरशिप्स हैं यहाँ पे, तो किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, किसी तरह की भी एक क्रिटिकल सिचुएशन डेवलप कर सकती है जो कि पूरे रीजन के लिए खतरा बन सकती है। जी हारिस। तो आखिर में जरा बताइएगा कि इसमें पाकिस्तान का क्या रोल हो सकता है। जो दूसरा एंगल है, एक तो ये अफवाह उठ रही है कि 2 एयर बेसिस की डिमांड हो सकता हो, और पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा ही है। अफगानिस्तान के मैं देख रहा था, बहुत सारे जर्नलिस्ट ये क्लेम कर रहे थे, उठा रहे थे इस बात को कि पाकिस्तान ने हमेशा उम्मा को धोखा दिया। जैसे वॉर ऑन टेरर में हम अमेरिका के साथ जाके मिल गए, तो वही वो कह रहे हैं कि यही दोबारा होगा। एक तो ये एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट ये है, ये कहा जा रहा है कि नहीं, शायद पाकिस्तान को, क्योंकि हम ईरान के नेबर्स हैं, इसलिए हम ईरान को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं, तो इसलिए शायद मीडिएशन का रोल ट्रम्प हमसे लेना चाहते हो। क्या ये भी ये पाकिस्तान का रोल हो सकता है? नहीं, नहीं, ये तो देखें जी, ईरान को अमेरिका हमसे ज़्यादा बेहतर तौर पे समझता है, ऐसी बात नहीं है। उनकी जो सर्वेलेंस है, और उनकी जो पेनिट्रेशन है, और उनके पास जो टेक्नोलॉजी है, और उनको पता है ना कि ईरान की टॉप लीडरशिप कहाँ पे है, हमें तो नहीं पता। नहीं, तो लेकिन माइंडसेट की वो बात कर रहे होंगे कि शायद पाकिस्तान पर्सुएड कर दे कि आप नहीं, ज़रा अपना न्यूक्लियर। नहीं, 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 मैं जो बात कर रहा हूँ ना, वो ये तो खैर ज़िमनी बात है, लेकिन बात ये है कि पाकिस्तान का कोई ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं है ईरान के ऊपर किसी किस्म का। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी शदीद हैं, और 2024 में जनवरी में ये दोनों ममालिक एक दूसरे पे मिसाइल भी भी कर सके हैं। हमने मिसाइल फेंका हमने था। मिसाइल भी फेंके थे। लोग भूल जाते हैं इस तरह की बातें बड़ी जल्दी। हाँ जी, हमने मिसाइल फेंका था, और और उन्होंने भी फेंका था क्या? जी, बिल्कुल। तो अब बात ये है कि अब आप क्या समझते हैं कि वो जिन पे आपने मिसाइल फेंका, उसके बाद फिर चलें कुछ मुलाकातें भी हुई, लेकिन बहरहाल एक इशू तो मौजूद है। अभी हमने लेटेस्ट ये है कि
पूरी जो सरहद है तकरीबन कोई 950 किलोमीटर्स की, उसको बंद सील कर कर दी। दिया। हाँ, ईरान के साथ हमने पूरी सरहद बंद कर दी है। उसकी क्या वजह है? उसको उसकी क्या क्या रेफ्यूजीज़ ना आए इधर या कोई मिलिटेंट्स ना आ जाए इधर, उसकी क्या वजह है? देखिए ना, एक तो ये रिफ्यूजीज वाला भी है उसमें, और दूसरा ये है कि अगर सिचुएशन ख़राब होती है तो फिर इस बात का भी इम्कान है कि कुछ ऐसे ग्रुप्स पाकिस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर जाएं जो कि हमारे यहाँ पे आके सिचुएशन को डिस्टेबलाइज कर दें। तो इस वजह से वो पूरी सरहद जो है ना उसको बंद कर दिया गया है। बल्कि उन लोगों को बड़ा नुकसान हो रहा है जो कि वहाँ से तेल। पेट्रोल डीजल स्मगल करके यहाँ ला के बेचते थे। तो वो वीडियोस भी आ गई हैं कि वो जो उनके वो डाले हैं वो खड़े हुए हैं वो पार्किंग लॉट में, और वो उनकी आमदोरफ्त नहीं हो रही। तो ये जो हमें कहते हैं एक और से सवाल उठ रहा है, मेरे ज़हन में आ रहा है कि ये जो इतनी स्मगलिंग और ब्लैक इकोनॉमी है, तो इसका मतलब ये अगर रोकना चाहे तो रोक भी सकते हैं इसको? देखिए जी, कम से कम 9 एजेंसीज जो है ना वो मॉनिटर करती हैं कि बॉर्डर के इस पार क्या आ रहा है और उस पार क्या जा रहा है। तो उनकी इन्वॉल्वमेंट के बगैर तो नहीं हो सकता ना कुछ भी। अगर ये चाहे रोकना तो ये बड़ी आसानी से रोक सकते हैं, लेकिन नहीं, वो उसमें बड़ा एक स्ट्रक्चर्ड और बड़ा एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है उसमें। बड़े डॉलर बनते होंगे, हाँ, हाँ, बहुत एक ऑर्गेनाइज्ड किस्म का एक निज़ाम है स्मगलिंग जिसमें होती हर किसी को उसका शेयर मिलता है और ये सिलसिला चल रहा है। है। तो इस वजह से उन्होंने बॉर्डर सील किया है कि ताकि ईरान में अगर कोई सिचुएशन ख़राब होती है तो फिर उसके असरात पाकिस्तान के अंदर ना आएँ। तो जैसे मसलन कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स हो सकते हैं, रिफ्यूजीज़ हो सकते हैं, वो अगर आते हैं यहाँ पे तो सिचुएशन ख़राब हो सकती है। तो इसलिए उन्होंने पूरा बॉर्डर सील कर दिया है। अब कोई अ, ट्रेड भी नहीं हो रही, कोई किसी किस्म का लोगों का आना-जाना भी बंद है। पहले तो लोग जाते थे ना, बाय रोड जाते थे यहाँ से, पाकिस्तान से, बलूचिस्तान से ईरान बाय रोड जाते थे लोग। अब वो भी इस वक़्त मुअत्तल हो गया सिलसिला। तो सिचुएशन जो है वो दिन-ब-दिन बिगड़ रही है, और प्रेसिडेंट ट्रंप का जो पोस्चर है इस वक़्त, वो उससे यही लग रहा है कि वो मेरा ख़्याल है कि विदिन अ फ्यू डेज़ वो अमेरिका को इन्वॉल्व कर देंगे इस पूरी जंग में। जी, हारिस। लेकिन ऐसा भी है, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा भी ऐन मुमकिन है कि हम तो खान साहब को यू टर्न का बादशाह समझते थे लेकिन ट्रम्प ट्रम्प उनको खान साहब को भी बाप है व्हेन इट कम्स टू यू टर्न। तो बहरहाल अब आगे देखते हैं वैसे क्या होता है, क्योंकि ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि इसराइल की जो लॉबी है अमेरिका में जो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती थी, वो भी एक हद तक अपनी स्ट्रेंथ दिखा रही है। उनको बड़ी उम्मीद थी इसराइल को कि ये जब ट्रम्प ने जब ये बयान दिया था कि ये जो एक ऊपर-नीचे धमकियाँ दी थी खामेनेई को और कहा था तेहरान खाली कर दो, तो बड़ी उम्मीद थी लोगों को कि ये 2 दिनों के अंदर-अंदर होगा ऑपरेशन। फिर ट्रम्प साहब ने कहा नहीं, मैं 2 हफ्ते बाद फैसला करूँगा। तो तो ये भी ऐन मुमकिन है कि शायद किसी तरह की डील हो जाए, लेकिन ट्रम्प साहब को लगता है कि वो जो उनकी बड़ी प्राइड लेते हैं कि द आर्ट ऑफ डील मेकिंग, वो अपने आप को बड़ा डील मेकिंग का बादशाह समझते हैं। शायद रियल एस्टेट में तो चल जाता होगा ये काम, लेकिन इंटरनेशनल अफेयर्स में इस तरह का काम यूक्रेन में भी नाकाम हुआ, वो पुतिन भी नहीं उनकी बात सुनता और इधर खामेनेई भी नहीं, ईरान भी नहीं सुन रहा। तो मुश्किल है कि वो पीछे ईरान वाले पीछे हटेंगे और आगे अब चलें देखते हैं क्या होता है। आई होप कि मेरी तो खैर उम्मीद है, लेकिन ये खतरा भी है कि इंस्टेबिलिटी अगर आती है तो वेरियस फैक्शंस हैं वो भी आ सकते हैं। शायद ख्वाहिश तो यही होगी कि रज़ा पहलवी, एक उनका 100 डे का प्लान है कि किस तरह वो डेमोक्रेसी रिस्टोर करेंगे, और 65% उनकी पॉपुलैरिटी बताई जा रही है अकॉर्डिंग टू मल्टीपल सोर्सेज। लेकिन आपको पता है कि आपको 50, 60, 70% नहीं चाहिए होता। जिन लोगों ने कब्जा करना होता है उनकी तादाद कुछ हजारों में होती है और उनके पास बंदूकें होती हैं असल में। तो इसलिए ये खतरा भी है इंस्टेबिलिटी का वहां पे। तो बड़ी एक डेवलपिंग सिचुएशन है। सर, कोई आखिरी कमेंट आप करना चाहेंगे इसके ऊपर, पाकिस्तान के रोल के ऊपर, और या जिस तरह आप देख रहे हैं पाकिस्तान में क्या मूड है? पाकिस्तान में तो ये हर चीज़ को बस काफ़िर और मुसलमान के ज़ाविये से ही देखा जाता है।
देखिए, पाकिस्तान को इस जंग में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, बल्कि एक इंडिपेंडेंट न्यूट्रल स्टांस रखना चाहिए इसमें, क्योंकि इसकी बहुत सी डिफरेंट डायमेंशंस हैं। पाकिस्तान आपको पता है ऑलरेडी हमारा जो अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर है, वो इस वक़्त ख़ासा अनस्टेबल है। गरम है, हाँ जी, इंडिया के साथ भी सिचुएशन कोई इतनी अच्छी अच्छी नहीं नहीं है। है। सीज़फायर है, लेकिन वो सीज़फायर है अभी, बाकायदा तौर पे एंड ऑफ हॉस्टिलिटीज़ नहीं हुआ। तो अब ये जो 950 किलोमीटर रह गया था, अगर इसको भी हम इस तरह से डिस्टेबलाइज़ कर लेते हैं, हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, हमारे यहाँ से अ, ईरान के ऊपर लेट्स से कोई एक हम बेसिस देते हैं, या हम यहाँ से लॉजिस्टिकल सपोर्ट देते हैं यूएस यूएस को। ट्रूप्स को, तो ये चीज़ बड़ी हमारे लिए जो है वो इन द लॉन्ग रन बहुत ही नुकसानदेह होगी। फिर लेकिन डॉलर्स की कशिश भी तो हो सकती है, अब इस पे डॉलर्स ये की खतरा है? तो अफ़गानिस्तान से 33 अरब डॉलर भी तो लिए थे ना, लेकिन नतीजा क्या निकला? नतीजा आज तक भुगत रहे हैं हम, जो इतनी दहशतगर्दी हो रही है, वो आज तक हम भुगत रहे हैं वो। और वो तो डॉलर कहाँ गए पता ही नहीं किसी को। ये भी नहीं पता कहाँ गए। अच्छा, फिर ये देखिए, इसका एक एक इसकी एक स्ट्रॉन्ग सेक्टेरियन डायमेंशन भी है। पाकिस्तान में कोई तकरीबन 20% जो आबादी है वो यस। शिया है यहाँ पे, और अगर हम ईरान के खिलाफ हिस्सा बनते हैं इस जंग का, तो आप फिर खुद सोच सकते हैं ना कि वो जो सेक्टेरियन डायमेंशन है वो एक बड़ा एक नास्टी एक टर्न भी ले सकती है पाकिस्तान के अंदर। जो पाकिस्तान के शिया हैं, ज़रा इनकी जो दिलों की धड़कनें वो स्पिरिचुअल लीडरशिप ईरान की तरफ देखते हैं ना? जी, जी, बिल्कुल। देखें, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे एक दोस्त हैं, सीएसएस ऑफ़िसर हैं, और उन्होंने चंद दिन पहले मुझे कहा कि अगर ख़ामेनेई कहें कि तुम यहाँ पे आके अमेरिका के खिलाफ जिहाद में हिस्सा लो, तो मैं ये नौकरी छोड़ के और मैं जैसे भी मुमकिन हुआ ईरान पहुँच जाऊँगा हुँ। और मैं लड़ूँगा यानी ये जाके। उनका मुजाहिदीन जो ये उनका अफ़गानिस्तान मुजाहिदीन वाला चैप्टर होगा। देखिए जी, वो जो ख़ामेनेई है ना, या मतलब जो एक अ, कह लें कि डिसेंडेंट हैं इमाम ख़मीनी के, वो उनका एक बहुत बड़ा मकाम है शियाइज़्म में। शिया वर्ल्ड में। हुँ। हाँ, तो उनका जो कहा हुआ लफ्ज़ है ना, वो कानून का दर्जा रखता है, और बहुत से लोग हैं जो कि उनकी आवाज़ पे मर मिटने को तैयार हो जाएँगे। तो मेरा ख़्याल है कि हमें अलहदा रहना चाहिए, इसके हमारी इकॉनमी पे भी असरात होंगे, इसके हमारी जो मुल्क की इंटरनल स्टेबिलिटी है, उस पे भी असरात होंगे। हम एक ऐसी वॉर में अगर शामिल हो जाते हैं, तो फिर ज़ाहिर है हमारा नेक्स्ट डोर नेबर है ईरान, तो अ, जो लॉन्ग टर्म हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है टुवर्ड्स ईरान, वो भी उससे अफ़ेक्ट होगी। तो मेरा ख़्याल है कि इसमें हमें इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल न्यूट्रल रहना ही अ, सूट करता है, और हमें ऐसा ही रहना चाहिए। लेकिन सर उसके अंदर एक प्रॉब्लम ये भी तो है ना कि अब अगर ये छिड़ जाती है जंग, अगर ट्रंप वाक़ई बमबारी कर देता है और फिर उसके बदले में ईरान यूएस इंटरेस्ट के मिडल ईस्ट में जो उनकी बेसेस हैं, उनके ऊपर हमला कर देता है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ की उन्होंने बात की है कि हम उसको ब्लॉक कर देंगे। तकरीबन 45% दुनिया का तेल वहाँ से गुज़रता है, जिसमें की वजह से तेल की कीमतें शूट अप कर जाएँगी और पाकिस्तान पहले ही जो हमेशा से पीछे रहता है तेल की कीमतों में, वो बेड़ा गर्क हो जाएगा। पहले ही इकॉनमी नहीं उठ रही, या मेरा ख़्याल कहते हैं थोड़ी-सी बहुत उठना शुरू हो गई है। इन प्रेशर्स के बावजूद, आईएमएफ के बेल आउट्स के बावजूद, ऊपर से क्या अमेरिका मज़ीद प्रेशर नहीं डालेगा पाकिस्तान के ऊपर कि हमारी साइड जॉइन करो? देखिए, प्रेशर तो वो
डालेगा, लेकिन हमें ही उस प्रेशर को रेज़िस्ट करना है, हमें अपना कौमी मफ़ाद देखना है, हमें ये देखना है कि कौन-सी चीज़ हमारे लिए बेहतर है। और देखें ना कि हमने अमेरिकन प्रेशर लिया ये अफ़गानिस्तान के हवाले से, और उसका नतीजा क्या निकला हमारे अपने मुल्क के लिए क्या नतीजा निकला? हमने पूरा वो जो बॉर्डर था वो डिस्टेबलाइज़ हो गया, दहशतगर्दी शुरू हो गई, ड्रग्स आनी शुरू हो गईं, असला आना शुरू हो गया, वहाँ पे अमन और चैन जो है ना वो ख़त्म हो गया। तो वो हमें बड़ी भारी कीमत चुकाना पड़ी उसकी। तो मेरा ख़्याल है हमें ज़रा ज़्यादा डिस्क्रीटली अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को वॉच करना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि क्या एक चीज़ जो है वक्ती तौर पे तो चलो डॉलर मिल रहे हैं, लेकिन बाद में उसके क्या असरात होंगे और मुल्क को किस तरीके से वो चीज़ मुतासिर करेगी। तो ज़्यादा हमें मेरा ख़्याल है जुडिशियसली इस हवाले से सोचना चाहिए। वक्ती जो फ़ायदे हैं वो वक्ती ही होते हैं। काम नहीं आता, हाँ। जी। और हमारी पूरी 75 साल की तारीख है। चलें ऑन दिस नोट, जैसे आपको बताया एक डेवलपिंग स्टोरी है, पता नहीं ट्रम्प साहब किस करवट बैठते हैं और उसका नतीजा क्या निकलेगा। अगले प्रोग्राम में फिर आपको सर ज़हमत दूँगा किसी और टॉपिक के हवाले से। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफ़ी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।